नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा ने अभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की सूची जारी की है। इस बार सहारनपुर से महानगर अध्यक्ष के रूप में पुनीत त्यागी पर भरोसा जताया है। आज हम उन्हीं के साथ हैं, आइए बात करते हैं पुनीत त्यागी से। भाजपा से महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, आइए इनसे बात करते हैं। एम न्यूज़ भारत की पूरी टीम की ओर से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपको महानगर अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाजपा से आप कब जुड़े थे? भाजपा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते संघ का संसेवक था 89 से, और तब से शाखा के अंदर जाना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहना, सायं शाखा चलाना, उसके बाद विभिन्न पदों पर वहाँ पर रहा हूँ। उसके उपरांत युवा मोर्चा के अंदर मुझे 1992 से युवा मोर्चा के अंदर मैं रहा। तो अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी से विधिवत तो 92 से युवा मोर्चा के सदस्य के रूप में आया। उसके बाद वार्ड अध्यक्ष वगैरह बनना, ये पूरा सफर आज तक यहाँ पे महानगर अध्यक्ष तक रहा है। इस बीच के अंदर विभिन्न पदों पर रहना हुआ। उसमें विधानसभा प्रभारी भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, महामंत्री भी रहा हूँ, युवा मोर्चा का लगातार 6 साल अध्यक्ष रहा हूँ। तो आज यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में भाजपा ने आपको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है। महानगर अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद होता है और जनता हमेशा अपेक्षा रखती है कि आप उनके लिए कुछ नहीं निश्चित ज़्यादा करें। तो इस बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या विचार हैं, आगे क्या करना है? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कि पहले जो अपने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरूं। पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व जिसने इस भरोसा रखा है मेरे ऊपर, तो उनके जो आकांक्षाएं हैं उनके उस पर मैं खरा उतरूं। और निश्चित तौर पर जो अपने क्षेत्र की जनता है, तो उसका मेरी 2 विधानसभाएं हैं, नगर विधानसभा, देहात विधानसभा, उनके वहाँ पर भी सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक पूरी टीम हमारी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, आने वाले टाइम के अंदर MP होंगे, तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में लगी हुई है और सब केवल कोऑर्डिनेट करना है, संभालना है। और इतने लंबे समय से कार्य करते आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें सिखाया यही जाता है कि प्रतिकूल स्थिति में काम करना अपने आप में कैसा होता है। तो उसके लिए कोई लिए समस्या की बात नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसमें एक कार्यकर्ता को भी कब पदाधिकारी का पद मिल जाए पता नहीं होता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं अन्य पार्टी के मुकाबले अधिकतर ये देखा गया कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि आप किस पद पर पहुंच जाएं आपको नहीं पता होता है। तो इसका श्रेय मैं भाजपा को देना चाहूँगा। और भाजपा की ओर से एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि किसी भी प्रकार का कोई वंशवाद नहीं होता है इसमें। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो अब जब आपको एक पद मिल चुका है तो आप जनता के लिए अपनी जो प्राथमिकताएं रखेंगे, उसमें जैसे 2024 के अब इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? सीधी सी रणनीति ये है कि जो हमारे आज तक 2014 से अब तक केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियां हैं, उन नीतियों का प्रचार प्रसार हुआ है। हमारे पास इतनी योजनाएं आम जनता के लिए, गरीबों के लिए हुई है, तो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन क्षेत्रों के अंदर पहुंचना, उन क्षेत्रों तक बताना, उन क्षेत्रों तक कहना, जितने सारे लाभार्थी हैं और ये सारे कार्य हुए हैं उन तक पहुंचाने की बात है। और इतनी विकास कार्य हुए हैं, उस विकास कार्य को उजागर करना, दिखाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जो अभी और चीजें रह रही हैं, जो हमारे जितने भी दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कथन है कि आखिरी पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति तक संसाधन पहुंचना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसी प्रायोरिटी को काम कर रहे हैं, तो किसी भी का कार्य ना रुके। और जो आकांक्षा अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से रखता है आम जनमानस, उसकी वो प्रतिपूर्ति करना, ये बिल्कुल अपना कार्य है, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। कितनी सीटों से जीतने की आशा करते हैं? लोकसभा का करना है और हमारा टारगेट 80 है। निश्चित तौर पे 80 हम पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जीतने की रखते हैं, कोई सीट इधर से उधर नहीं। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस लेवल की बार जीरो पर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमारे नेतृत्व के कारण से है, वो हमारे मोदी जी के कारण से है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कारण से है, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जिनके प्रति ये जो दीवानगी है उस कारण से, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो एक आम साधारण कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, उन्हें आम जनता के बारे में भी पता है, आम कार्यकर्ता के बारे में पता है। तो इसी सोच के कारण से उनके द्वारा ये कॉन्फिडेंस है और हम ये सोच के इसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, अब की बार हम जीतने वाले हैं। राहुल गांधी तो हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं, और राहुल गांधी जो भी कहते हैं उसकी प्रतिक्रिया के अंदर जो जनता करती है वो हमारे लिए बूस्टअप होता है। तो वो क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं।
मतलब आपको लगता है कि भाजपा ने इतना कार्य किया है बिल्कुल कि निश्चित जनता तौर पर। आपकी बार दिल खोल कर दिल वोट खोल देगी? कर वोट देगी। हमारा किसी कोई चुनौती नहीं, मतलब अगर आप कहें किसी चीज के अंदर कि भाई ये सामने चुनौती खड़ी है, तो विपक्ष के सामने कोई चुनौती नहीं। हमारी चुनौती हमारे से ही है कि हमें इतनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं सामने से हैं, तो उन आकांक्षा अपेक्षाओं को और खड़ा उतरना है। अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था और अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था जब घोसी की सीट समाजवादी पार्टी जीती कि एक हमारी लहर की शुरुआत है और अब की बार समाजवादी पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी या फिर लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी बहुमत में आएगी। तो आपको लगता है जो सर? ऐसा कुछ नहीं है, हाथ कंगन को हार से क्या, कितने दिनों के बाद चुनाव आने वाले हैं। एक उपचुनाव की स्थिति दूसरी होती है। अगर इसी चीज के अंदर वहां पर होता तो आज कम से कम वो कहने लायक वाली स्थिति नहीं है। ना तो वो ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, ना ही वो ऐसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि इसके अंदर सरकारी तंत्र का उपयोग हुआ। अगर यही चीज समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर ये चुनाव हो रहा होता तो आपको पता है वहां क्या हो रहा होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अपने आप के अंदर पारदर्शिता के सामने रखा। जो हुआ वो अपनी जगह पर, वो भी हमने स्वीकार किया। लेकिन हमें पता है कि 2024 के अंदर जब ये आम चुनाव होंगे तो जनता क्या करने वाली है। वो किसी जगह उनका खाता खुलने वाला नहीं है बहुत बड़ी जीत के साथ। कल लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, बिल पास हुआ है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। जी जी। इसको भी विपक्ष पार्टी कहती है कि ये चुनावी स्टंट है क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं इसलिए इसको लागू किया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत पहले से ही, शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी अपने आप में दल रहा है जिसने शुरुआत से संसद के अंदर इस चीज की मांग करी थी। यहां तक कि ये भी हुआ था कि जब दूसरी पार्टियों की महिलाएं भी एक बार बिहाइंड द कर्टेन वो हमारे साथ खड़े हुए। ये भारतीय जनता पार्टी का सुषमा स्वराज जी से भी पहले से समय, जिन्होंने उस समय पे रखा था जब हम विपक्ष में हुआ करते तब से रखा। तो इसके अंदर कोई चुनावी स्टंट ही नहीं है, अपने रहते रहते हमने ये सब चीज कराई है, करा रहे हैं। अच्छा, भाजपा जनता के लिए जो कार्य करती है उसमें प्राथमिकता क्या रखती है? किसान, गरीब, मध्य वर्गीय परिवार, ये प्रायोरिटी है। महिलाएं, स्कूल के बच्चे, ये क्योंकि भविष्य है, ये अपने आप में प्रायोरिटी है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये हमारी प्रायोरिटी है। रचनात्मक कार्यों के अंदर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ऐसा है जो रचनात्मक कार्यों के अंदर लगा हुआ है। मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, भाई सब यहाँ पर बैठे हैं। जितनी रामलीलाएं हो रही हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का कार्य हो रहा है, राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ, उस सब चीजों के अंदर हुआ। और कोविड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे था, सब लोग घर पे बैठे रील बना रहे थे। दूसरी पार्टी के लोगों ने रील बनाई, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर था, रसद सप्लाई कर रहा था। तो ये सब चीजें, ये हमारी प्राथमिकता और इसी पे काम करते हैं। इस चुनाव में राम मंदिर का भी कुछ लाभ मिलने वाला है? भगवान राम का तो हमेशा हम भगवान राम के पूजक है, हम तो हनुमान है। अब उनका भव्य राम मंदिर बन रहा है, हमारे से पूछा करते थे तारीख क्या है, तारीख भी दिखा दी। भव्य राम मंदिर सामने बन रहा है, उनका आशीर्वाद निश्चित तौर पे अपने भक्तों के लिए है। और जिसने भी मन से भी कहा हो, जिसने कोई चीज दान भी ना दिया हो, उसने उस टाइम पे उस आंदोलन में काम भी ना किया हो, लेकिन उसने मन से भी कहा होगा कि जय श्री राम, उसे फल मिलेगा। राहुल गांधी का ये कहना है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है और हम हिंदुत्व को खत्म करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, जिन्होंने जो अपनी अभी बात आपने देखा भी होगा, हाँ, कुछ सनातन के बारे में उन्होंने विपक्ष पार्टियों के कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी आए सनातन धर्म के विरोध। तो इस बारे में आप? तो सनातन आज से है, आज से उसको उसका उपज और उसका खात्मा कभी जीवन में नहीं हो। सनातन से ही इस पूरे विश्व के अंदर ज्ञान पहुंचा है। सनातन ही वो चीज था जिसने रोशनी दिखाई थी। जब लोग बाग नंगे घुमा करते थे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वो सनातन की देन है। तक्षशिला, नालंदा सनातन की देन है। और ये किसी के कहने से और उस पर खत्म नहीं होना। उन्होंने जो चीज बोली उसके बाद प्रतिक्रिया के अंदर जनता क्या करने वाली है उन्हें पता है। भारतीय जनता पार्टी ही असलियत के अंदर जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम छद्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है हम। धर्म तो अपने आप में ही है। जब भी राजतंत्र के अंदर आएंगे, धर्म अपने आप में जुड़ा रहेगा, कभी धर्म निरपेक्षता हुआ नहीं करती। हम सबसे बड़े पंथ निरपेक्ष हैं। आज हमारे से ज्यादा पंथ निरपेक्ष कौन होगा? सेकुलरिज्म हमारे से ज्यादा किसके पास होगा? यहीं पर 65% मकान मुस्लिम समाज से है। जो आयुष्मान कार्ड है वो 35% हुआ करती थी कभी किसी स्थिति, आज 70% तक पहुंचे हुए हैं वो मुस्लिम परिवारों के अंदर। हमने उनसे वोट की आकांक्षा नहीं करी, अपेक्षाएं नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद हमने सारी योजनाएं दी। 2014 से आज तक धारा प्रवाह लगातार योजनाएं मिल रही है। कोविड के टाइम के अंदर सभी लोगों को रसद मिली, राशन मिला। 1 महीने में 2 बार राशन मिला और फ्री राशन मिला। और उनकी सबसे ज्यादा राशन कार्ड है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो बनी हुई है, बीपीएल की जो लिस्ट है, वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या सभासद के द्वारा नहीं बनी थी,
वो 2011 की लिस्ट के था और उनकी सरकार हुआ करती थी, हमने उसे सर माथे लिया, उसी लाइन पर आज तक है। हमने उससे वोट से अपेक्षा नहीं रखी। हमारे बड़ों ने कहा, हमारे नेताओं ने कहा, राम नेतृत्व ने कहा कि देखो हम दीनदयाल उपाध्याय जी के एक आत्मता मानववाद को मानने वाले अनुयायी हैं। आखिरी पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति तक साधन जाना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमने पूछा है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। जैसे कि अभी आप जानते हैं विपक्ष पार्टियों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से, तो क्या इसका श्रेय आप मोदी जी की रणनीति को देना चाहेंगे? मोदी जी किसी भी चीज का इवेंट बना सकते हैं। मोदी जी की सोच अपने आप में अलग है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुंचे। अब सामने से किसी आप एक शब्द को गलत तरीके से उपयोग करके कोई चीज सामने लाने वाले हो, तो भगवान अपने आप में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को तो ऐसा खड़ा कर रखा है कि जिसकी सोच के अंदर वो चीज लाते, उन्होंने भारत ला दी। अच्छा, क्या लगता है आपको चुनाव तक गठबंधन टिक पाएगा? नहीं लगता, कभी मतलब ही नहीं। और अगर वो किसी तरीके से करने की भी कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से अभी पंजाब में और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सेपरेट लड़ रही है, चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है, तो इस प्रकार से तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव तक अगर वो विधानसभा में लड़ रहे होंगे और लोकसभा के अंदर वो संयुक्त रूप से आएंगे, तो पब्लिक को नहीं पता क्या है नूरा कुश्ती चल रही है। जब आप वैचारिक रूप से इकट्ठे नहीं और उसके बाद फिर तुम केवल एक तंत्र को हराने के, जिसे हराने के लिए आ रहे हो भारतीय वो जनता उसे वोट देने के लिए जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उसके बाद अगर जीत भी गए तो फिर तुम अलग हो जाओगे। तो विकास तो कहीं है ही नहीं, फिर उसमें विकास कहीं नहीं रह जाता, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में रह जाता है। हमारे लिए क्वांटिटी नहीं है भाई साहब। तो 2024 के इलेक्शन में फाइनली आप लोग बहुमत से आ रहे हैं, भाजपा बहुमत से जीत करके आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम 80 सीटें जीतेंगे, 400 प्लस का हमारे पास टारगेट है। जो पूरे लोकसभा के अंदर का है वो भगवान उस चीज को निश्चित तौर पर करेगा, कार्यकर्ता के बल पर हम जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनीत त्यागी जी ने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी किसी भी पद पर बैठा हो पूरी जी जान से मेहनत करता है, वह 2024 के इलेक्शन के लिए पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार 2024 में बनेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ऐसा पुनीत त्यागी जी का पूरा विश्वास है। और इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि जो पद मुझे दिया गया है इस पद पर मैं जी जान से मेहनत करूंगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।